चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहे तो बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग इसका कुछ परिचय देखते हैं। देखो जी, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में बाकी सब बच्चे एक बार पढ़ चुके हो, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो। अब एग्जाम की टाइम कम है, इस वजह से जो है हम कुछ चीज़ों को स्किप करके पढ़ाएंगे, उसी चीज़ों को बताएंगे जिससे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो चलो एक एक चीज़ ध्यान देना इसका। देखिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक गणितज्ञ है जिनका नाम है रेने दकार्ते। ठीक है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। क्या नाम है इनका? रेने दकार्ते। ठीक है, गणितज्ञ थे, मतलब इनके पास गणित का नॉलेज क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इन्होंने जो है निर्देशांक ज्यामिति लिख दिया। क्या लिख दिया? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसीलिए अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कौन है, तो क्या बोलेंगे? रेने दकार्ते। ठीक है, यहाँ से इसको भी याद रखोगे, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे मैथ में, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस मैथमेटिशियन पूछते हैं डायरेक्ट। लेखक पूछा जाता है या तो फिर डायरेक्ट पूछ देता है कि इसके लेखक कौन है या इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, या कुछ पुस्तक के नाम पूछ दिया जाता है, समझ गए ना? तो यहाँ से याद रखोगे इसको। अब रेने दकार्ते इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मतलब किस तरह से एक्सप्लेन किए थे उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 2 तरह के लाइन होगा। कितने तरह का लाइन होगा? 2 तरह के। फर्स्ट लाइन होगा इस तरह से, पृथ्वी के धरातल जो लाइन होगा, रेखा होगा, सरल रेखा, उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे उसको? क्षैतिज रेखा। देखो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्षैतिज रेखा। एक एक चीज ध्यान से समझना, थोड़ा सा भी इधर उधर मत होना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। कौन सी रेखा कहा गया इसको? क्षैतिज रेखा। ये किसने नाम दिया? रेने दकार्ते। ठीक है, हम लोग को उसी नाम को अब क्या करना है, याद करना है। एक और लाइन इन्होंने दिया क्या, देखो ध्यान देना। एक और लाइन इन्होंने दिया इस तरीके का, पृथ्वी के धरातल से आसमान की ओर। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया कौन सी रेखा? उदाग्र रेखा। कौन सी रेखा? उदाग्र रेखा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और पॉइंट बनता है कि क्षैतिज रेखा और उदाग्र रेखा जो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काट रही है ना, दोनों रेखा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को काटा ना यहाँ पे। तो सेम कंडीशन है कि ये जो लाइन है उदाग्र रेखा का और ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा का, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे दोनों काट रहे हैं ना एक दूसरे को इस तरह से। तो इसका नाम दे रेने दकार्ते ने इस बिंदु का नाम दिया मूल बिंदु। कौन सी बिंदु नाम दिया? तो हमें भी उस चीजों को क्या करनी है, अच्छे से उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, याद हो जाएगा ना? चलिए फिर आगे ध्यान देना। इतने के बाद फिर आगे गया। ठीक है, मैथ्स में हम लोग जो है हर जगह पे शब्द में किसी चीज को नहीं लिख सकते हैं। जितना भी फार्मूला या कुछ मैथ्स में नोट्स पॉइंट वगैरह होता है, तो जितना शॉर्ट हो सकता है या उसको सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा कहने का मतलब कि छोटा करके संक्षिप्त रूप में लिखना है, क्योंकि मैथ्स जो होता है एक मतलब जितना कम शब्द में तुम उसको दिखा दो मतलब उतना सही होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसी के अनुसार जो है क्षैतिज रेखा बार बार न बोलने की जगह पे इसका नाम जो है बदल के रख दिया गया एक्स अक्ष। कौन सी अक्ष? ठीक है, और जो उदाग्र रेखा है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया संकेत में? वाई अक्ष। ठीक है, इससे पहले जो क्षैतिज रेखा है ना, इसको x और इसको क्या बोला गया? x माइनस यानी x डैश। ठीक है, फिर y और y डैश, जहाँ पे हम डैश बोल रहे हैं वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उदाग्र रेखा का क्या नाम पड़ा? वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा का क्या नाम पड़ा? x अक्ष। नहीं समझ रहे हो? फिर से क्या बोले? क्षैतिज रेखा का क्या नाम पड़ा? x अक्ष। और उदाग्र रेखा का नाम क्या पड़ा? वाई अक्ष। अभी बोले थे, ध्यान दो इधर। चलिए ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखो इस वाई अक्ष का और आगे गया नाम, इसका पड़ गया कोटि।
इसका क्या नाम पड़ गया? ध्यान से चीजों को समझना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शख्स को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में देखना है, कोटि भी रहेगा भोज भी रहेगा। तो एक शख्स को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है, ध्यान देना, भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? भोज। तो जब बाई अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि, और एक शख्स को क्या कहते हैं तो भोज। और एक शख्स किसको कहते हैं? क्षैतिज रेखा को। और वाई अक्ष किसको कहते हैं? दग्ध रेखा को। ठीक है। अब मूल बिंदु किसको कहते हैं तो ध्यान देना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेगा या जिस बिंदु पर मिलेगा या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर ध्यान देना, किसी फिजिक्स में भौतिकी शास्त्र के अंदर तुम लोग पढ़े होगे कि किसी भी दूरी को जो है कहाँ से मापा जाता है? मूल बिंदु से मापा जाता है। ठीक है, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश के प्रवर्तन, उसी में बताया गया होगा कि किसी भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं कर सकते, उस फिजिक्स में इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो टॉपिक है फिजिक्स में जिसको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी बोला जाता है, तो उसमें निर्देशांक लगा है तो देखो निर्देशांक। ठीक है, तो वहाँ पे जो अप्लाई होता है यही मैथ का फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, वहाँ पे बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि मूल बिंदु से विपरीत तरफ, विपरीत मतलब मूल बिंदु से बाएं तरफ की जो दूरी होगा वो नकारात्मक होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। और मूल बिंदु से दाएं तरफ की जो दूरी होगा वो क्या होगा? धनात्मक। तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखो ये मूल बिंदु को यहाँ ओ से सूचित किया जाता है, मतलब संकेत में उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन से लिया गया केवल इसको, ओ को। तो मूल बिंदु को किससे लिखेंगे? ओ से। तो दूरी यानी ओ बिंदु से इस तरफ जितना भी पॉइंट होगा वो सब क्या होगा? निगेटिव होगा। और इससे जितना दाएं साइड में होगा सब क्या होगा? पॉजिटिव। तो याद रखना है कि इस साइड जितना होगा सब क्या होगा? हमारा प्लस प्लस जाएगा। ठीक है, इस तरफ जितना जाएगा क्या जाएगा? माइनस माइनस जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर ऊपर की ओर जाता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो क्या जाता है? प्लस प्लस। और नीचे तरफ आएगा तो देखो ऐसे भी यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस है ना, तो नीचे तरफ आएगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब आगे ध्यान दो। तो इसके बाद जो है ये जो मतलब अक्ष, मैंने पहले क्या था, ये एक अक्ष बायस काटा है, तो इसमें देखो कि 4 भाग दिख रहा होगा तुमको। 4 भाग कहने का मतलब क्या है? देखो जैसे कि ये वाला एक पोर्शन हो गया इसका, एक ये वाला हो गया, और एक ये और एक ये। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अभी हम जितना चीज़ बता रहे हैं इसी से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे डायरेक्ट पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुरंत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ये बताने के जस्ट बाद। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो चलो अब इसको हम एक और आगे पहले समझते हैं। भाई इसको लिख लो तुम लोग, जिसको दिक्कत है वो बच्चे उतार ले इसको, फिर हम सेकंड आएगा। तो देखो इसका सेकंड वाला यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इसका चिन्ह हम बना ही देते हैं, वरना लेट बिना किए। देखो इधर लेट हो जाएगा सब लोग का। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? एक्स डैश, एरो दो वाई, नीचे एरो दे करके वाई डैश। ठीक है, बीच में क्या होता है? हाँ, बीच में मूल बिंदु। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह को याद करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक नॉलेज है, देखो ध्यान देना है, बेसिक से चीजें। जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके ऊपर प्लस है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर क्या है? प्लस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे ध्यान दो। दूसरी चीज कि कभी भी अगर हम बात करेंगे निर्देशांक लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? निर्देशांक। तो पहले x की वैल्यू लिखना, फिर किसकी वैल्यू लिखाएगा? y की। इसको याद रखना है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर किसका वैल्यू लिखेंगे? y का। क्लियर है? अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? x आता है कि y आता है? x। तो उसी के अनुसार जो है इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेने देकार्ते, कि सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग? x की वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू को। उससे पहले फिर यहाँ से देखो क्योंकि चतुर्थांश में बट गया है। किस भाग में बट गया है? चतुर्थांश। तो इस चतुर्थांश का मतलब इसका जो हिस्सा है वो 4 भागों में बट गया। तो पहला भाग का नाम पड़ा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है?
इसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश यानी कि क्या कहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे ध्यान देना, फिर इसमें चलेगा तो हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मैंने लिखा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। अब आगे ध्यान देना, बंदर ऐसा क्यों करता है? चलो देखो, अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इसके चिन्ह को पढ़ेंगे। चिन्ह में क्या बोले? पहले किसका वैल्यू लिखाएगा? x का। फिर किसका वैल्यू लिखाएगा? y का। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, चिन्ह लिखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ले लीजिए। ठीक है, सबका मतलब ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रहेगा, चिन्ह से एक क्वेश्चन रहते हैं और उसमें बहुत बच्चा गलत भी करता है। बताने के बाद भी एक बार पूछा था 2 दिन पहले ही क्लास में, तो तुम लोग भी गलती किए थे। -3 -4 पूछ रहे थे किस क्वाड्रेंट में है, तो उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे थे। इसीलिए ध्यान से सेकंड टाइम बताया यार, अच्छे से देख लो, ध्यान दो। इधर पहले x का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू लिखेंगे? x का। तो देखो हम बोले जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर प्लस है, यानी इस x के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो x की हमने कितना लिया? प्लस, और y के ऊपर भी कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो क्या बना? प्लस प्लस। अब सेकंड में क्या होगा? तेज मत बनो, ध्यान से पहले सीखो। ठीक है, हम बता तो देते हैं, 4 दिन बाद तुम लोग कर लेते हो खलास। सेकंड द्वितीय में क्या होगा? पहले किसका वैल्यू लिखेंगे? x का। तो यहाँ x के ऊपर देखेंगे क्या है? माइनस है, कॉमा दिया। उसके बाद देखेंगे किसको? y को। y के ऊपर प्लस है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अच्छे से फिर ध्यान दो, इधर पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रख के पढ़ो। x के जगह कितना है? माइनस, फिर कॉमा दिया। इस y के जगह कितना है? माइनस। बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर इसी y को क्यों, इसको यहाँ नहीं ले सकते हैं? ये भी मन में हो रहा होगा क्या? तो देखो यहाँ इस क्वाड्रेंट में चल रहे हो, तो ये क्वाड्रेंट तो ऊपर वाले का ना है, इसका ऊपर वाला थोड़े होगा, इसका कौन वाला होगा? नीचे ही वाला ना होगा, क्योंकि ये किससे बना है? इससे और इससे। इसमें चलेंगे तो ये इधर से बना है और इधर से बना है, उसका जो बाउंड्री है उसी का ना वैल्यू लोगे, उसके ऊपर वाला बाउंड्री कैसे चल जाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें चलेगा तो इसमें x का क्या है? प्लस, और y का क्या है? माइनस। ठीक है, अगर ये चिन्ह को याद रख पाओगे तो तुमको 1 नंबर एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। क्लियर है? कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे? सो देखो, तुमसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस तरीके का। क्वेश्चंस देगा कि -3 और -4, -3 और -4 कौन सी चतुर्थांश में है? क्लियर है? ऑप्शन देगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ध्यान देना, तुमको चिन्ह पकड़ना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। 3 के आगे क्या लगा है? इस 4 के आगे क्या लगा है? मतलब माइनस माइनस है ना, तो माइनस और माइनस किसमें है? मतलब कि ये किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। किसने कहा सेकंड में होगा? जब नहीं बोल आता है तो बोलना भी नहीं। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दो, इधर जब दोनों माइनस है तो तृतीय में चला गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, फिर इसमें क्वेश्चन हम एक और पूछते हैं, ध्यान देना। 5 और -6 कौन सी चतुर्थांश में होगा? तो सबसे पहले तो भी बोलो, चतुर्थांश मत बोलो, ये बताओ कि इसका चिन्ह क्या है? चतुर्थांश तो मत बता मेरे। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है, और 6 का क्या है? तो यहाँ देखो प्लस और माइनस हो गया ना, प्लस और माइनस किस में आया? चतुर्थ में। अब क्लियर हो गया सभी को? चलो ठीक है, जिसको दिक्कत हुआ है नोट्स कर लो पहले, इसको दोबारा अपना रिपीट करते रहो।
देखो इसके बाद जो है हम लोग इसमें चिन्ह की फिर से आ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन पोर्शन है, जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, याद कर, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको आसान भाषा में कैसे याद रखेंगे। ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इसको बाई एक्स अक्ष। क्लियर है। दोनों के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। याद रखना है, पूछ देगा डायरेक्ट एग्जाम में। तो मैडम मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। ठीक है, याद रखना, मूल बिंदु रहे तो ऑप्शन में एकदम 0 0 मार देना है। ठीक है, आगे ध्यान दो। इस एक्स अक्ष पे, पूरे एक्स अक्ष पे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए कितनों बारा चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, ध्यान देना, इस पर बिंदु तो ढेर सारा है ना, कहीं भी, उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक्स अक्ष पर रहना चाहिए। किसी भी बिंदु को, मान लो बिंदु का नाम हमने दिया P, तो इसका निर्देशांक जो होगा बुआ, ध्यान देना क्या होगा? x और 0 होगा। क्या होगा? x और 0। एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पे निर्देशांक को लिखेंगे तो क्या होगा? x और 0। एकदम याद कर लेना है, एक्स अक्ष पे x 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो y का वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि y इधर है ना, तो x पे आ गया, इसलिए यहाँ पे y क्या हो गया? 0। एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x 0। ध्यान रखना। उसके बाद अगर बोलता है कि y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y पे तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बाई हो गया। अब यहाँ 0 बाई क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले किसको लिखते हैं? x एक्सिस को, तो इस पे पहले x लिखा, y 0, इस पे पहले y नहीं लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे? x, तो पहले x यहाँ पे क्या होगा? 0 और y। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दो, इससे जो है क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तुम्हारा, इसको भी याद कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक जो होगा वो लिख देते हैं, एक्स अक्ष पे y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। और अगर बोलता है y अक्ष पर x निर्देशांक, तो भी 0। मतलब x पर y 0, y पर x 0। और ये भी याद रखना कि कोऑर्डिनेट लिखने में सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, और इसको डायरेक्ट याद करना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x 0, और y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0 और y। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो चलो बस इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके फार्मूला को पढ़ेंगे, यानी विस्तार रूप पढ़ेंगे। 3 से 4 फार्मूला है, उसको जानेंगे। हाँ, देखिए अगला अब हम लोग चले हैं सीधे फार्मूले पे। दिख रहा होगा यहाँ पे दूरी सूत्र। क्या दिख रहा है? दूरी सूत्र। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, दूरी सूत्र के लिए क्या है, यहाँ पे हमेशा हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। कितने बिंदुओं के बीच की दूरी को? 2। यहाँ 3 बिंदु के बीच की दूरी नहीं निकालना है हमें, केवल 2 बिंदु। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा गया है, ये 2 बिंदु है ए और बी, इन दोनों के बीच जो दूरी है ये लाइन पार के दिखाया गया है। तो ए से बी के बीच का जो दूरी होगा, ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर, ए के जगह लिखा हमने x1 y1, बी बराबर, ठीक है, यहाँ देख सकते हो x2 और y2 है। यहाँ पे तुमको प्रश्न में दिया जाएगा 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट निर्देशांक नियामक दिया रहेगा, उसका दूरी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? दूरी। तो कैसे निकालेंगे? सो देखो, जो भी होगा उस बिंदु को मान लेना ए और बी। तुम इस ए और बी के अलावा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। ठीक है, ये भी लिख लेना और लिखना अंडर रूट। क्या लिखेगा? अंडर रूट। फॉर्मूला कैसे याद रखना? इस तरह से, इसका फॉर्मूला जो होता है इस तरह से हम लिख देते हैं, x अक्ष के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y अक्ष के अंतर का होल स्क्वायर। अंतर का मतलब हमने बता चुका है कि माइनस करना होता है, मतलब x अक्ष को घटाना है उसका स्क्वायर करना है, फिर y अक्ष को घटाना है उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो देखो अंडर रूट किया, ठीक है,
अक्ष का अंतर, मतलब x1 में किसको घटा देनी है, x2 को। तो x1 माइनस x2 ब्रैकेट देना होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। सिंपल है। x के सामने क्या दिख रहा है तुमको, y। अब देखो ध्यान देना पहले, अब ये जो बता रहे हैं ध्यान से सीखो, वरना देखो मैथ्स में होता क्या है, हिस्ट्री में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो तुम कोई भी टीचर बता रहे हो ध्यान से देखोगे ना, क्लास में तुमको 60 से 70% याद हो जाना चाहिए। 30% जो चीज़ें होता है वो घर पे याद करने का होता है। तुम लोग सोचते हो कॉपी में लिखा जाएगा ना, सर क्या बोल रहे हैं छोड़ो ना, सर लिख रहे हैं, तो इतना एनर्जी लॉस क्यों करेंगे। मतलब क्लास में तुमको कोशिश करना है याद कर लेने का। अगर भूल हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, तब उसको घर से करना है। तो वो कब होगा, जब पूरा ध्यान लगा के देखोगे तब ना। एक भी मेरा बात तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा हर एक बात डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे याद होता है। x अक्ष का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y अक्ष का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हो जाएगा हमारा इस तरह से कि x1 के सामने x2 है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया। अब y1 के सामने क्या है, y2। तो यहाँ देखो y1 माइनस क्या हो गया, y2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखो जी, दूसरा है हमारा मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने की बात हो तो यहाँ पे ऐसे तो इसका फॉर्मूला बन सकता है कि एक कुछ पहला जो निर्देशांक होगा 0 0 और एक xy, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से याद रखो कि कोई भी बिंदु देगा और बोलेगा, जैसे ही बोल देता है रिलेट टू मूल बिंदु ऑरिजिन, तो वहाँ पे मूल बिंदु को किससे लिखते हैं, ओ से, तो OP लिख लेना। अगर यहाँ A होगा तो वो A हो जाएगा, ठीक है। Q होगा तो क्या बन जाएगा, OQ। और इसका डायरेक्ट है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, दोनों का स्क्वायर का क्या कर देना, जोड़ देना। और उसको रूट से बाहर अगर होता है तो कर लेना, नहीं होता है तो छोड़ देना। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। अगर मूल बिंदु से बोलेगा तो x1/1 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको जरा, x1/1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मूल बिंदु है तो वो तो 0 0 बन गया ना। मूल बिंदु से मतलब क्या बन गया, वही 0 0, तो x1/1 खत्म हो गया। तो x2/2 ना लिख के उसको डायरेक्ट x और y मान लिया गया। क्लियर है। तो चलो जल्दी से उतारो इसको, चलिए सभी ध्यान दो इधर। अगला हमारा जो है नंबर 2 फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसका सबसे पहला, इसमें 3 तरह का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, एक अंत विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, जिसको मध्यस्थ बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तो पहला क्या है, अंत विभाजन। अभी ध्यान से देखोगे, अभी फार्मूला याद हो जाएगा, नहीं देखोगे रटा मारोगे फिर भूल जाओ। देखो अंत विभाजन क्या है कि कोई भी एक या सपोज 2 बिंदु है, सबसे पहले मैंने लिया x1/1, ठीक है, और एक बिंदु A, इसका कोऑर्डिनेट x2/2, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु के मध्य में, देखो पूरे के पूरे बीच में नहीं, एकदम बीच में होगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा। इसके मध्य बोलने का मतलब हो जाएगा इसके बीच कहीं पर भी, लेकिन नहीं एकदम बीच में जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी। सपोज हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, पूरे बीच में नहीं है, थोड़ा बीच से क्या है कम है, मतलब आधा से थोड़ा कम या आधा से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसको ले लिया गया P, क्या ले लिया गया P, और यहाँ से यहाँ का जो अनुपातिक वैल्यू है M शो किया, और यहाँ से अनुपातिक वैल्यू क्या शो किया, N। तो बोलेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2 बिंदु A और B को कोई बिंदु P अंत विभाजित करता है या अंत विभाजन करता है, या इसी को बोला जाता है, ध्यान देना एक और चीज, आंतरिक विभाजन। कौन सी विभाजन, आंतरिक, या फिर आंतरिकता विभाजन, क्या बोला जा सकता है, आंतरिकता विभाजन। तो आंतरिकता विभाजन बोलेगा तो यहाँ पे भी जो है यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, सबसे पहले दोनों बिंदु को लिख लेना A और B। सबसे पहले A का वैल्यू लिखना, A कितना है x1/1, B कितना है x2/2, और फिर यहाँ से
ये जो अनुपातिक वैल्यू है, देखो हम ये कहाँ से लिखे हैं, ए और बी है ना यहाँ पे, जैसा उसमें दूरी सूत्र में था, और यहाँ ए से पी, यानी कि अनुपातिक ए से पी और डिवाइड में पी से कहाँ चले जाएगा, बी। तो इसका जो वैल्यू दे रखा है एम और एन, यानी एम बटे, इसको तुमको क्वेश्चंस में अनुपात में शो करेगा एम अनुपात एन। ठीक है, अब लिख के बता दिए। अनुपात में जो भी लिखेगा समझ जाना, पहला वाला एम का वैल्यू और दूसरा वाला एन का वैल्यू। तो यहाँ से पी का जो फॉर्मूला होगा वो याद करो इस तरीके से, ध्यान देना। पहले इस m को जो है इस x2 के पास ले जाना, ठीक है, और फिर उसके बाद इस n को इस x1 के पास ले आना। ठीक है, देखो इस तरीके से हो जाएगा mx2 प्लस nx1। कैसे, देखो mx2 और फिर nx1, डिवाइड में कुछ नहीं करने का, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, m प्लस कितना n, फिर y के लिए करना है। तो उसी तरीके से देखो, सपोज हमने इसको पहले हटा देते हैं, देखो समझने के लिए हम लाइन इतना पार रहे हैं, तुम लोग इतना मत किसी पे जाना। देखो अब फिर इस m को ले जाना किसके पास, y2 के पास। तो क्या बन जाएगा बताओ, m/2 बन जाएगा। फिर इस n को ले जाना किसके पास, y1 के पास। तो क्या बन जाएगा, n/1 बन जाएगा। तो प्लस लिख के n/1 किया, नीचे सेम वही जो यहाँ पे किया था, m प्लस n को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये अंत विभाजन का तुम्हारा सूत्र हो गया। ठीक है, इसको याद कर लेना। अगर बाह्य विभाजन बोलेगा तो वहाँ केवल प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस, बाकी सब सेम रहता है। देखो अभी हमने लिखा था, पढ़ा आंतरिक विभाजन, अब हम लोग बाह्यता विभाजन करेंगे। देखो इसमें चेंज क्या होगा, दूसरा नंबर फॉर्मूला या बाह्यता विभाजन चलेगा, सेम चीज, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रहेगा, और ये भी गिवन होगा। यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान देना। अभी मैं उतना बाई फिगर नहीं बता रहे हैं। यहाँ अनुपात रहेगा तुमको m/n, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्यता विभाजन बोलता है, तो बस कुछ नहीं करना, ये जो बीच में प्लस दिख रहा है उसको माइनस कर देना है। अब बाकी जैसे उसमें वैल्यू रखे थे उसी तरीके से रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बाह्यता विभाजन का मतलब क्या होता है, अगर सीधा समझो तो देखो इस तरीके से, सपोज कि ये कोई लाइन है ए और बी, तो कोई पी जो इसके मध्य में था, अब पी इसके बाहर होगा। पी कहाँ होगा, बाहर में होगा। बाहर का है तो देखो इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब ये यहाँ से विभाजित कर रहा है, इसी वजह से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये ए का वैल्यू, ये यहाँ x1/1 और ये हो जाएगा x2/2, और ये p का हमें वैल्यू चाहिए, और यहाँ से a से यानी कि p से लेकर a तक, ध्यान देना, p से a तक m हो जाता है और p से b तक n हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे चूंकि ये इन दोनों ई रेखा से क्या है, p बाहर में है, इसी वजह से इस पूरे m में से इस n को घटाना पड़ता है ताकि ये दोनों बिंदु आ जाए, इसीलिए यहाँ पे माइनस किया गया है। चूंकि ये पूरा m है और ये n है, हमको यही दो रेखा, इतना ही लाइन है, मतलब लेंथ कितना है इस रेखा का, इतना। तो ये पूरा में से इस पोर्शन को घटाएंगे ना जहाँ पे बिंदु होगा, इसी वजह से ये क्या कर दिया जाता है, n को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो बस याद रखना, जो आंतरिक विभाजन है वही बाह्य विभाजन है, बस केवल क्या है, बाह्यता में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी लिखो इसको। देखो जब भी हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब आ गया वही वाली बात है, एकदम बीच वाले पॉइंट। देखो यहाँ जैसे कि ये कोई लाइन है, अच्छा इस लाइन को अभी तक हमने टेढ़ा किया, हम सीधा लाइन लेते हैं। देखो ध्यान देना, ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया x1/1 जैसा कि बाकी सब में था, x2/2। मध्य बिंदु का मतलब एकदम एग्जैक्ट बीच पॉइंट, बीच में होना चाहिए, इसको मिड पॉइंट कहते हैं। अब ये हो गया हमारा P, क्या हो गया P। तो यहाँ ध्यान देना क्या लिखे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी मध्य बिंदु बोले तो इसमें जो होगा ना, ये वाला 1 और ये वाला 1 हो जाता है, मतलब कि ये बीच में है तो दोनों बराबर है, mn की जरूरत नहीं है। तो इसी कंडीशंस में इसको डायरेक्ट फार्मूला लिया जाता है P के लिए। जब मध्य बिंदु बोले तब ध्यान देना, x को x में जोड़ दो,
x1 प्लस x2/2 और y को y में जोड़ दो y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। फिर से देखो x1 प्लस x2/2 सिंपल है, पर डायरेक्ट x को बोल लो पहले, फिर y को बोल लो। x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट देगा, मध्य बिंदु बोलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज में कोऑर्डिनेट के 3 सूत्र है जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ सबसे पहला त्रिभुज का केंद्रक, इसके लिए पहले समझ लो केंद्रक होता क्या है। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाने वाली जो माध्यिका होती है और तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये परिभाषा होगा। अगर इसको थोड़ा फिगर से समझो तो इस तरीके से समझ सकते हो। ये जो लाइन है देखो, ये शीर्ष को इससे मिलाया गया, ठीक है, और इसको भी मिलाया गया। देखो ये तीनों एक दूसरे को जी बिंदु पे काट रहा है, तो जी जो है वही क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। ये कैसे होगा ध्यान देना, सिंपल सा फॉर्मूला है। सभी x को जोड़ दो, सभी x को जोड़ दो। क्या है, x1 x2 और क्या है x3। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड, चूंकि कै गो नंबर है 3 गो, तो 3 से भाग दे दो, सिंपल। फिर y के लिए सेम कंडीशन, y1 प्लस y2 प्लस y3 या कै गो y3, मतलब 3 गो है ना y, तो बट्टे में 3 लगा दिया। तो किसका फॉर्मूला बन गया, त्रिभुज के केंद्रक का। अभी रुको, ध्यान देना, लिखो मत। देखो अगला है अंतः केंद्र का निर्देशांक। किसका है, अंतः केंद्र का निर्देशांक, या फिर इसको नियामक भी बोल सकते हो। तो उसको हम लोग I से लिखते हैं, इन सेंटर। इसको डायरेक्ट हम बताते हैं, बट फिर भी फिगर इसका छोटा सा बनाते हैं। ध्यान देना इस तरीके से, ये 3 यानी कि त्रिभुज हो गया ABC, कोऑर्डिनेट वही है सबका, अंतः केंद्र बीच में वही होगा I। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या होगा कि तुमको A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, A के सामने A, मतलब ये दूरी निकालना होगा पहले। क्या निकालना होगा, दूरी। और इसका भी दूरी निकाल लिया जाता है। सेम कंडीशन इधर से भी इसका भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच का दूरी, इधर से AC के बीच का दूरी, इधर से AB के बीच का दूरी, ABC हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, A के साथ x1 को मल्टीप्लाई कर दो, B के साथ x2, C के साथ x3 और नीचे A प्लस B प्लस C। सेम कंडीशन y के लिए चलोगे, A के साथ y1 को मल्टीप्लाई कर दो, B के साथ y2 को कर दो एंड C के साथ y3 को कर दो और नीचे A प्लस B प्लस C कर दो। ये हो गया हमारा अंतः केंद्र का नियामक। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दो, इधर एक भी इसी में सीख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम तीसरा नंबर लिख रहे हैं। ये दोनों पूछे ना पूछे, बट ये पूछेगा 100%। ठीक है, ये पूछेगा 100%, बट दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको दिखाते हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कैसे फाइंड होगा। देखो सबसे पहले लिखना 1/2 और ब्रैकेट। देखो इसके लिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं पहले ऊपर में। देखो A बराबर लिख लो पहले x1/1, B बराबर लिख लो x2/2 एंड C बराबर लिख लो x3/3। और जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका भी क्षेत्रफल उसी से आया है। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। बट यहाँ हम लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं डायरेक्ट याद करने के लिए, तो 1/2 ले लिया। एक मॉडुलस, जिसको मॉड बोलते हैं, मॉड इसलिए लेते हैं कि ताकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आए तो वो प्लस बन जाए, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का माइनस में नहीं होता है, इसीलिए मॉड इसमें लिया गया। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो इधर x1 लिख लेना और ऐसे घर बना देना। देखो इधर जिस किसी को दिक्कत है यहाँ देखो अभी याद हो जाएगा। फिर x2 ले लेना, इसका भी घर बना देना। फिर x3 ले लेना और फिर इसका भी क्या कर देना, घर बना देना और मॉड बन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
इधर देखो x1 उसका घर प्लस x2 उसका घर प्लस x3 उसका घर। और यहाँ पे ऐसे याद रखना, इसका एक डिजिट है, इसके लिए डिजिट होता है 23, इसके लिए होता है बुआ 31 और इसके लिए होता है 12। अब एक काम करेगा y के लिए, किसके काम करेगा? y के लिए, मतलब कि y2, 2 के मतलब क्या हो गया? y2 माइनस दे देना बीच में, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? y3। फिर इस 3 का मतलब क्या हो जाएगा? y3। और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? y1। फिर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? y1। 2 के लिए y2। तो ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया सभी को? डिजिट याद रखो, x को लाइन से लो, x1 x2 x3, और y के लिए 23 31 12 को याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी इसको लिखो। देखो आप लोग समझ लेते हैं संरेख एक रेखी की, यहाँ से भी तुमको क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलता है। इसके लिए क्या करना है सो देखो, बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है। कोई भी 3 बिंदु देगा, कितने बिंदु रहेगा? 3। पहले संरेख होता क्या है? संरेख क्या होता है? एक ही लाइन पर 3 बिंदु संरेख कहलाएंगे अगर उन पे ये वाला शर्त पूरा करेगा। कौन सी शर्त? उसको देखो जरा, पहले लिख लेना है कि ये x1 by 1 b x2 by 2 c x3 by 3, और उसके बाद क्या होगा यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो तीनों बिंदु जो है, ये तीनों बिंदु क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि के का मान ज्ञात करो जबकि तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख निकालने का यही एक हमारे पास नियम है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा दूरी सूत्र में भी हम लोगों ने संरेख को पढ़ा था कि तीनों के बीच का दूरी निकालते थे, और 2 के जोड़ने के बाद अगर 1 के बराबर आया तो वो संरेख कहलाता था। बट यहाँ हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ठीक है, तो चलो जल्दी से लिख लो और क्वेश्चन शुरू करो। चलिए देखिए, टारगेट का हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। पहला सवाल देखो, बाकी बच्चे को बोर्ड पे दिख रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे जिसके पास बुक है बुक पे पढ़ो, अपना ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन क्या है? 4 - 3। अब देखो 4 - 3 मतलब कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब भी जस्ट हमने बताया था इस तरह से लाइन पार कर कि इस यहाँ जो होता था हमारा प्लस प्लस, यहाँ था हमारा माइनस प्लस, और यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस और माइनस था। ठीक है, तो प्लस और माइनस किस में है? चतुर्थ में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान क्या होगा? देखो बच्चे ध्यान देना, 1 मिनट, हल्ला नहीं। 6 4 के कोटि, चीजों को समझो। क्वेश्चन नंबर 2 6 4 का कोटि बोल रहा है, तो कोटि का मतलब होता है y। तो पहला होता है x, दूसरा होता है y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया? 4। अगर बोलता भुज का वैल्यू तो कितना हो जाता? 6। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि बिंदु के बीच की दूरी निकालो। जिस किसी को फॉर्मूला पता है बीच की दूरी बताओ, खुद से निकालो एक कॉपी पे, सब जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाकी बच्चे बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा होगा। चलिए तीसरा नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में था इसके बीच की दूरी निकालने के लिए तो हमने ए भी मान लिया, और बीच की दूरी क्या होता है? इसके सामने में सामने को घटाते हैं, तो 2 माइनस में 2 है तो ये बन जाएगा प्लस प्लस 3 - 3, 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और निकालोगे बाहर तो 4, मतलब इसका दूरी कितना आ जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए जल्दी बनाओ।
देखिए 4 में कह रहा है 8, 10, 4, 6 को मिलान रेखा मध्य बिंदु। देखिए क्वेश्चन है 8, 10 और 4, 6 के बीच ये ए की है और ये बी की वैल्यू है। इन दोनों के मध्य बिंदु, जल्दी ध्यान दे इधर देखो, मध्य बिंदु बोलेगा था कुछ नहीं करने का, इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से भाग कर दो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से क्या कर दो भाग, क्योंकि मध्य बिंदु में बताया ना x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। 8, 4, 12/2 और 16/2, 2 से इसको काटो 6 बार में, 2 से काटो 8 बार में, यानी आंसर जो है हमारा क्या हो गया 6 और 8। तो कितने नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए सही है। ठीक है, चलो देखो ये सभी बच्चे, ये कोऑर्डिनेट का यही टारगेट का बुक है, इससे अपना ज्योमेट्री का जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बना लोगे सभी। ठीक है, बाकी तुम लोग के पास भी बुक है, सब क्वेश्चन बना लोगे, उसमें से जो भी नहीं बनेगा हमसे पूछोगे, टोटल बनाएंगे। और अगर किसी को और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करोगे। चलिए।